हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वन शॉट रिवीजन में स्वागत है आपका। और आज हम लोग वन शॉट रिवीजन के अंदर दो चैप्टर को इकट्ठे पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो चैप्टर्स, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज इस टॉपिक में इन दोनों चैप्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की बुक है उसमें दो चैप्टर है, चैप्टर 1 और 2 और रेशियो तो क्लास में 3 पार्ट में कराऊंगा आपको, बस बहुत बड़ा चैप्टर और भगा के नहीं कराना मुझे, आपको मुझे डिटेल में कराना है। लेकिन ये जो चैप्टर बचा है क्लास, इसे हम कर लेते हैं बस, फिर रेशियो बच जाएगा 3 क्लासेस के अंदर। और 25 तारीख तक आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स का टर्म 1 का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने क्लास रिवीजन सीरीज को अटेंड नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो बता दूं आपको, अकाउंट्स का, इको का, बीएसटी का कंप्लीट रिवीजन चल रहा है वन शॉट में। प्लेलिस्ट में जाओ, आपको अकाउंट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास वन शॉट रिवीजन की, आप उसे देख सकते हो। सारा का सारा आपका पूरा टर्म 1 का सारा सिलेबस जो है अकाउंट्स, इको, बीएसटी का आपका रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। देखो, सीधी सीधी बात है, किसी भी कंपनी को पब्लिक से लेना होता है पैसा। अब पब्लिक कंपनी को पैसा तभी देगी जब क्लास पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ जानती होगी। तो कंपनी अपने बारे में पब्लिक को बताएगा। भाई, बिना किसी को जाने तुम थोड़ी किसी को पैसे दे दोगे। तो क्लास कंपनी पब्लिक को अपने बारे में बताता है, तो कंपनी क्या बनाता है क्लास, कुछ स्टेटमेंट्स बनाता है। और कंपनी उस स्टेटमेंट में सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रख देता है। कंपनी कितना कमाती है, कंपनी के पास कितनी असेट है, कितनी लाइबिलिटी, कब से ऑपरेशन चालू हुआ है, कब कितना इंटरेस्ट कमाया, कितना क्या प्रॉफिट, क्या नहीं, सब कुछ अपनी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के पब्लिक को दे देती है। पब्लिक उसे पढ़ती है, समझती है, फिर कंपनी में पैसा लगाती है और कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है। फिर प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा कंपनी पब्लिक को बांट देती है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये कहानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या क्लास, समरी। किसकी समरी है, अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो किसी भी बिजनेस, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, छोटी बड़ी कंपनी हो, उस कंपनी का जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, साल भर में क्या क्या किया, कितना मुनाफा कितना घाटा हुआ, उन सबको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 4 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं, 4 चीजें। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है पोजीशन स्टेटमेंट, दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना रखा होगा 11th में, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब कंपनी बुलाती है तो इनकम स्टेटमेंट। जैसे आपके स्कूल के टीचर आपको किसी और नाम से बुलाते हो, घर वाले आपको किसी और नाम से, घर का कोई नाम होगा, उसी तरीके से कंपनी इस चीज को बोलती है इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि फर्म इसको बुलाती है पी एंड एल अकाउंट। और सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है वो भी इसे बुलाता है पी एंड एल अकाउंट। एक ही चीज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट, जो आपने देखा होगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नोट्स होता है, उसको हम कहीं दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। उसको भी हम लोग सारी डिटेल चीज दिखाते हैं उसके अंदर। जैसे आप किसी चीज के लिए वर्किंग नोट बनाते हो, ये सिमिलरली उसी चीज के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन लगा वो 2 लाख का लगा है, तो कितना परसेंट के हिसाब से लगा है, किस ईयर कितना परसेंट लगेगा, ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ये सब चीज क्लास नीचे लिखा रहता है नोट्स के अंदर। कहाँ, नोट्स के अंदर। तो ये हो गया क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 चीजें, बैलेंस शीट, पी एंड एल यानी कि इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं बैलेंस शीट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर है हम उसकी बात करेंगे, और जो कि है फॉर्मेट बैलेंस शीट का और इनकम स्टेटमेंट का। तो देखते हैं क्लास की किस तरीके से क्लास फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ पे है क्लास फॉर्मेट ऑफ क्लास बैलेंस शीट। तो कोई भी कंपनी अगर है, देखो ये जितने भी आज हम बात करेंगे ना, कंपनीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बुक का नाम पढ़ा है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनता है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पार्ट 1, आप इतना ध्यान रखना। उस बेसिस पे देखो, पहले जो बैलेंस शीट बनती थी फर्म की, जो बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में, इधर लायबिलिटी और इधर असेट ऐसे होता था। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट क्लास टी फॉर्मेट में, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनती, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। वर्टिकल फॉर्मेट मतलब इस तरीके से, इधर ही आता है लायबिलिटी, फिर उसी के नीचे असेट लिखना चालू कर देते हैं। तो किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है, और एक एक कंपोनेंट को तुम्हें अच्छे से याद रखना। देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम्हें क्यों याद रखना है, क्योंकि यार ये तुम्हारा बेस है।
तुम कंपनी की बैलेंस शीट ही नहीं जानते कैसे दिखती है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही नहीं जानते, तो भले ही एग्जामिनेशन में कम पूछा जाए लेकिन रियल लाइफ में बहुत पछताओगे और आगे भी बहुत आपको दिक्कत होगी। तो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको एज इट इज याद होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आता है पर्टिकुलर्स, ऊपर नाम लिखोगे कंपनी का, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। कंपनी हमेशा जब भी बैलेंस शीट बनाती है तो वो 2 ईयर को साथ में लेके चलती है। पहला करंट ईयर इस साल का, प्रीवियस ईयर पिछले साल का, ताकि शेयर होल्डर्स, अच्छा शेयर होल्डर कौन होता है? जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है। आपको शेयर चैप्टर पढ़ाई रखा है, समझ गए होगे आप, ओके। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स कंपेयर कर सकता है पहले से। मान लो ये है आपका 5, ये है आपका 7, तो देखिएगा कि भी कितना बढ़ रहा है। ये मान लो 7 है, ये है मान लो आपका 12, तो कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो कंपनी में शेयर होल्डर साथ साथ चेक कर सकता है कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए कंपनी हमेशा 2 साल के फिगर को लिख के रखती है। हमें मतलब है इस साल के फिगर से ये जो करंट ईयर का फिगर है, ओके। तो फॉर्मेट में पहले जो साइड का नाम खाली होता था क्लास आपका लाइबिलिटी, अब उस साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर फंड आता है और अदर लाइबिलिटी भी आती है। इक्विटी लाइबिलिटी में मेन जो इसके अंदर हेडिंग्स हैं, इसके अंदर 4 हेडिंग्स होती हैं। बड़ा ध्यान रखना, लाइबिलिटी साइड कितनी हेडिंग है? 4 हेडिंग। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड, ये शेयर होल्डर का पैसा है। इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा सरप्लस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस है तो यही दिखाएंगे बस माइनस में, यानी कि नेट लॉस हो चाहे नेट प्रॉफिट, वो आता किसके अंदर है? सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। और रिजर्व क्या है? किसी भी टाइप का रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डीआरआर, एसपीआर, आईएफआर, रीवैल्यूएशन रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, आगे रिजर्व लगा हुआ है तो वो क्लास कहां पे आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो ये आपका हो गया मेन, ये सब हेड हो गया। और जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्सिडी रिजर्व का मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो सब हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस, जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सॉरी शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको दे दिया जाता है कि एक फ्यूचर डेट पे आपको इतने शेयर मिल जाएंगे इस प्राइस पे, तो इससे बोलते हैं शेयर वारंट। जैसे मान लो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि 2022 में मुझे 1000 शेयर मिलेंगे, 10,000 रुपए के जो शेयर है वो 1000 शेयर मिलेंगे मुझे, तो फ्यूचर में मुझे शेयर्स मिल जाएंगे, तो ये शेयर वारंट है, ओके। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ध्यान रखना शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें क्या क्या? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अलॉटमेंट है क्या है क्लास? अलॉटमेंट यानी कि आपने एप्लीकेशन का पैसा तो ले लिया है लेकिन अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, अलॉटमेंट नहीं दिया आपने, यानी शेयर अलॉट नहीं किया, बस आपने फ्री में पैसा ले लिया है, कल को अलॉट करोगे अगले साल। तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 12 महीने के बाद करनी होती है उसे बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका डिबेंचर आ गया, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, लंबे समय का जो भी उधार है, पब्लिक डिपॉजिट आ गया इसके अंदर, वो आता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो 2 तरह की इनकम होती है, एक होता है अकाउंटिंग इनकम, एक होता है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या? जो अकाउंटेंट्स ने प्रॉफिट एंड लॉस बना के जो इनकम कमाई है वो अकाउंटिंग इनकम है। लेकिन कई बार अकाउंटेंट चालू होते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि यार हम कंपनी की प्रॉफिट को कम दिखा देते हैं ताकि हमारा टैक्स कम जाए, तो इनकम टैक्स एक्ट वाले भी तेज है, वो कहते हैं भैया देखो ये तुम्हारी जो अकाउंटिंग इनकम तुमने बनाई है इसे तुम पब्लिक को दिखाओ, सब चीज करो, अच्छी बात है, लेकिन हम इस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हम फिर से एक दूसरा P&L बनाएंगे। एग्जाम्पल, आपने बोनस दिया नहीं और हमने लिख दिया है ताकि प्रॉफिट कम हो जाए खर्चे बढ़ाकर, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है हम दोबारा बनाएंगे, हम दोबारा से एक और P&L बनाएंगे और उसमें जो इनकम आएगा उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। तो अकाउंटिंग इनकम अगर आपने ज्यादा दिखा रखी है, टैक्सेबल कम है, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी, उसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ज्यादा कुछ सिलेबस में नहीं है, ना ही पूछा जाएगा, डोंट वरी, बस ध्यान रखना अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो इन सब में कवर नहीं हुआ वो अदर लायबिलिटी हो गया। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय के लिए अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन समझते हो ना क्या होता है? क्या होता है प्रोविजन? फ्यूचर में मुझे नुकसान होने वाला है लेकिन कितने का नुकसान होने वाला है मुझे ये नहीं पता, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ा? शेयर होल्डर्स फंड पढ़ लिया, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी पढ़ लिया, इसके अंदर 4 सब हेड है, और फिर करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर आपने किसी से उधार लिया है 12 महीने के अंदर अंदर के लिए तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है, कैश क्रेडिट भी आ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब भी यही है ना कि आपने बैंक से उधार लिया है, ठीक है। ट्रेड पेबल के अंदर ध्यान रखना क्रेडिटर और बीपी आता है। क्रेडिटर्स वो है जिन लोगों से हमने उधार सामान खरीदा है और अगर उनको किसी बिल पे हमने साइन करके प्रॉमिस किया है कि 3 महीने के अंदर दे देंगे तो वो बिल पेबल है। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो 12 महीने के अंदर आप पे कर देते हो। सब 11th का कॉन्सेप्ट है क्लास, सारी चीजें, बस फॉर्मेट आपका नया है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट 11th का, इसलिए फटाफट फटाफट बता रहा हूँ क्लास। अगर आपको लग रहा है सर फास्ट बता रहे हैं तो स्पीड स्लो कर लेना क्लास, 3 डॉट बना होगा उसमें आप स्पीड जाके 0.75x कर लेना। लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर लग रहा है फास्ट करा रहा हूँ तो स्लो करो, स्लो करा रहा हूँ तो फास्ट कर लो, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। बट ये रिवीजन सीरीज है और मुझे 2 चैप्टर का क्लास विद इन 40-45 मिनट्स के अंदर पूरा रिवीजन कराना है आपको, ओके।
फिर आपका अदर करंट लायबिलिटी जो भी बच गया इसके अंदर, लाइक एडवांस इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान रखना क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है इसके अंदर। हम टैक्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, कि हमें कितना टैक्स पे करना है। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड 4 मेन हेड है, उसके अंदर क्या क्या चीजें वो हो गई। अब आते हैं एसेट साइड। नॉन करंट एसेट्स क्या क्या होती हैं क्लास, लाइक टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल, टेंजिबल जिन्हें देख सकते हो छू सकते हो, इंटेंजिबल एसेट यानी कि जिन्हें देख नहीं सकते छू नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब इंटेंजिबल है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई भी टेंजिबल एसेट बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है, तो उसे बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और कोई भी इंटेंजिबल एसेट लाइक कोई सॉफ्टवेयर है वो बना नहीं है, अभी बन रहा है। माइनिंग राइट इज ऑल्सो इंटेंजिबल। तो अगर आपको पूछे माइनिंग राइट कहाँ पे आएगा, तो सब हेड है इंटेंजिबल और मेन हेड क्या है क्लास, नॉन करंट एसेट। वैसे ना ये जो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आए, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है, 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, उसको चेंज किया गया है। तो पहले फिक्स असेट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसे बदल के कर दिया पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो नाम चेंज हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो अगर आप फिक्स असेट लिखते हो तो भी ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखते हो तो भी ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन करके कि हेडिंग सब हेडिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये समझिए क्लास, टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल आधा अधूरा है तो वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल आधा अधूरा है तो इंटेंजिबल ना बनता नहीं है, डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर बनता नहीं है, डेवलप होता है। तो हम ये नहीं करेंगे हम सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, हम सॉफ्टवेयर का डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लंबे समय की इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट, मतलब जब अकाउंटिंग इनकम कम हो, टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो। टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है, तो ये बन जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, बड़ा ये लोन लिया नहीं है क्योंकि ये एसेट साइड है, ये हमने किसी को लंबे समय के लिए लोन दिया है। भैया जरूरी थोड़ा ना कि हम सिर्फ लोन लेते हैं, अगर मैंने लोन लिया है तो किसी ने तो दिया होगा ना, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है, और जिसने दिया उसके लिए क्या है क्लास, वो एसेट है। अदर नॉन करंट एसेट, इनके अलावा भी कोई अगर नॉन करंट एसेट आ जाती है लंबे समय के लिए, हम अपने पास रखते हैं, कोई इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी आ गया जो ऊपर कवर नहीं है, तो इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लास करंट एसेट। करंट एसेट जिनकी पेमेंट 12, जिनको बेचकर 12 महीने के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। उसके अंदर क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जनरली हम लोग इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिनको हम लोग क्लास करते हैं लगभग 90 डेज के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके। नेक्स्ट है क्लास इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड क्लास कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है डेटर और बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स और बिल्स पेबल। ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश है कैश के बराबर, इसके अंदर कैश और बैंक बैलेंस आता है। इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल आ जाता है क्लास, ठीक है। इन्वेंट्री के अंदर स्टोर स्पेयर पार्ट आ जाता है। और एक बात ध्यान रखना, कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, करंट असेट जब आप कैलकुलेट, सॉरी करंट रेशियो जब आप कैलकुलेट करते हो ना CA/CL, तो उसमें हम लूज टूल्स की वैल्यू को नहीं लेते, ध्यान रखना करंट असेट में, ठीक है, क्योंकि उसको हम करंट असेट एग्जैक्टली मानते नहीं, वो सेल के लिए नहीं होता हमारे पास। लूज टूल थोड़ी हम बेचते हैं, है करंट असेट पर रखते अपने पास है उसे। शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने किसी को दिया है या जो इसके अंदर कहीं कवर नहीं हुआ, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस जो है, और ये सब क्या आता है क्लास, अदर करंट असेट के अंदर आता है। तो ये है क्लास पूरा का पूरा आपका बैलेंस शीट, ये रहा टोटल। तो आपने क्या देखा, ये 2 पेज में दिखाया क्लास मैंने, अदरवाइज ये एक ही लाइन में, पहले ये फिर ये, पहले क्लास ये आपका आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला पोर्शन, फिर देन क्लास आएगा आपका एसेट, और फिर लास्ट में आपका टोटल। तो इस तरीके से क्लास आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सबको ध्यान रखना है। और एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 वर्टिकल फॉर्मेट में इस तरीके से पूरी बैलेंस शीट बनती है। तुम्हें क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ सकता है कि इसका बताओ कि हेड क्या है, सब हेड क्या है, इसके अंदर क्या क्या मेन हेड है, कितनी चीजें आती हैं इसके अंदर, ऐसी चीजें पूछ सकता है। अगर हम बात करें अब इनकम स्टेटमेंट की, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L, आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर पढ़ रखा होगा। P&L अकाउंट यानी कि आप बाई साइड ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे और डेबिट साइड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते थे, और आप आंसर निकाल लेते थे नेट प्रॉफिट, और उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। कंपनी, लेकिन कोई भी कंपनी हो क्लास, वो कंपनी क्लास अकाउंट नहीं बनाती, वो स्टेटमेंट बनाती है। इसे इनकम स्टेटमेंट कह लो या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह लो, ठीक है, सेम वही है। इसमें सबसे पहले लेकिन नेट सेल्स की जगह इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। नेट सेल्स को अब हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका अकाउंटिंग रेशियो बहुत यूज होगा इसका। नेट सेल्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें कोई अदर इनकम ऐड कर लेते हैं। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या है कि अपना जो रोजमर्रा का काम है, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं फीस लेता हूँ बच्चों से पढ़ाने की, ठीक है, या फिर मैं कोई स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ से मेरी सैलरी आती है, मेरा रोज का काम है, वो मेरा डेली कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो मेरा क्या हो गया, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, यानी कि मेरे काम से रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन मेरी एक बिल्डिंग है जिससे मुझे रेंटल आता है, मेरे बैंक में एक FD
है जिससे मुझे ब्याज मिलता है, तो मेरी अदर इनकम है। वो मेरा मेन बिजनेस नहीं, लेकिन मैं कमाता हूँ उससे, दैट इज अदर इनकम। या कोई असेट मैंने बेची, उससे मुझे कोई फायदा हो गया, वो मेरी अदर इनकम है। वो रोज मेरा काम नहीं, बट फिर मैं कमा रहा हूँ उससे, तो टोटल इनकम ये आ गया। तो आप ध्यान रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम क्या आता है, टोटल रेवेन्यू। फिर मुझे एक्सपेंस की एक लिस्ट तैयार करनी, खर्चों की लिस्ट। क्या क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल मैंने खरीदा उसे कॉस्ट कितना है, कुछ परचेजेस किया है तो। एम्प्लॉय के लिए जो भी कुछ खर्चा किया है, वेजेस, सैलरी, बोनस, एम्प्लॉय को जो भी दे रहे हैं कॉम्पनसेशन, वो। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं, फाइनेंस मतलब क्लास पैसा, और पैसा फ्री में नहीं मिलता, हमें ब्याज भरना पड़ता है, तो ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। डेप्रीशिएशन टेंजिबल असेट पे लगता है, और इंटेंजिबल पे लगता है अमोर्टाइजेशन। जो डेप्रीशिएशन है ना क्लास, वो टेंजिबल पे लगता है, लेकिन कोई कोयले की खदान है या पेट्रोल का कुआं है, वहां से मैं निकाल रहा हूं, तो उसे बोलते हैं डिप्लीशन, ठीक है। लेकिन अमोर्टाइजेशन किस पे होता है, इंटेंजिबल्स पे, पेटेंट पे, ट्रेडमार्क पे, कॉपीराइट पे, उनकी वैल्यू भी कम होती चली जाती है। कोई लाइसेंस मैंने सरकार से लिया है 10 साल के लिए, तो 10 साल में धीरे धीरे वैल्यू कम होकर 10 साल बाद जीरो हो जाती है वो, तो उस जो वैल्यू कम हो रही है उसको डेप्रिसिएशन नहीं, क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल पे। और कोई भी अदर एक्सपेंस जो इसमें कहीं भी कवर नहीं हुआ, उन सारे एक्सपेंस को अगर आप लेते हो तो ये आएगा टोटल एक्सपेंसेस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटाओगे तो आएगा पीबीटी, टैक्स माइनस करोगे तो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है क्लास प्रॉफिट, जो टैक्स के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है। ओके, सबसे पहले क्या लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या ऐड करोगे, अदर इनकम, क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू। फिर टोटल रेवेन्यू जब आप बन जाएगा तो टोटलिंग कर लेना, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बना देना, 4-5 एक्सपेंस लिख देना जो भी होंगे। फिर टोटल एक्सपेंस आएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा, पीबीटी माइनस टैक्स, पीएटी। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसे करना क्या है बेटा, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये चीज जो है, मान लो सैलरी दे रहे हो तो ये किस एक्सपेंस के अंदर है, या फॉर्मेट में किस किस तरीके से बनती है चीजें, कुछ भी आपको इंडायरेक्टली केस स्टडी बना के या फिल इन द ब्लैंक्स बना के पूछ सकता है। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आगे जब टर्म 2 में आप 3rd चैप्टर पढ़ोगे या रेशियोज पढ़ोगे तो वहां पे भी ये चीज काम आएगी क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा सिखा दिया। फॉर्मेट हम लोगों का क्लास फिनिश है, पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने देख लिया, हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लिया। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, क्वेश्चंस आगे डिस्कस करें कैसे कैसे क्वेश्चंस है इसमें। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली किसे कहते हैं, जिस दिन तुमने रॉ मटेरियल को खरीदा, उसे खरीद के उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स को बना दिया, सामान को बना दिया आपने। फिनिश गुड्स बनाने के बाद आपने इन्वेंट्री मेंटेन किया, कुछ दिन रखा अपने पास, फिर आपने सेल किया। सेल जब करोगे तो सेल से क्या बन जाएगा, डेटर और बीआर। फिर डेटर और बीआर से आपने कलेक्ट कर लिया पैसे। तो ये जो टाइम पीरियड है यहां से यहां तक का, मतलब जिस तारीख को मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं उस तारीख को बना बनू के बेच बाच के जो मैं कलेक्ट कर लिया पैसा, तो इस पूरे साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। साइकिल क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि एक बार बन गया, फिर दूसरी बार बनेगा पूरा का पूरा प्रोसेस, फिर तीसरी बार चलता रहेगा, पूरा साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। सामान खरीदेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा, फिर सामान खरीदेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा, फिर ये चलता रहेगा प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। और इसमें टाइम कितना लगता है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम इसे क्या मानते हैं, 12 महीने का। और इसी के बेसिस पे हम किसी भी एसेट को क्लासिफाई करते हैं एज ए करंट एसेट और एज अ नॉन करंट एसेट। तो अगर 12 महीने के अंदर है तो करंट है, 12 महीने के बाद है तो नॉन करंट है। ओके, लेकिन कोई लिखा नहीं है कि ऑपरेटिंग साइकिल हमेशा 12 महीने का ही होगा, कितने महीने का भी हो सकता है। तो अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आता है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। और कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, पूछा क्या एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर है तो वो हमेशा करंट ही रहता है, चाहे वो एसेट हो चाहे लायबिलिटी। क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन था, इसलिए क्लास में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपोर्टेंस दे रहा हूं। तो ध्यान समझना क्लास में क्या समझा रहा हूं, इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल की कोई चीज अगर अंदर है तो वो हमेशा करंट लायबिलिटी या करंट असेट ही होगा। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर कोई चीज है तो वो हमेशा करंट ही होगा। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल है कितने महीने का, 10 महीने का, पेमेंट मिल जाएगी 8 महीने में, तो इसके अंदर ही तो है, 10-10 के अंदर है तो ये करंट है। 18 है और 15 है तो ये भी करंट है, बिकॉज 18 के अंदर है। अगर बोलो ऑपरेटिंग साइकिल 90 महीने का, पेमेंट 80 महीने का है, तो भी ये करंट असेट ही होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो चीज है वो हमेशा करंट है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 200 महीने का है, पेमेंट 150 महीने मिल रहे, तो भी ये करंट होगा। तो बात को समझो कि अगर अंदर है फिर तो आपको समझना चाहिए कि वो करंट है। अगर कोई चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है फिर तो वो करंट है। तो यहाँ पे 10 और 8 में तो ये करंट लायबिलिटी हो गया। अगर ये ट्रेड रिसीवेबल लिखा होता तो मैं करंट असेट बोलता इसको, ठीक है। 18 और 15 तो ये भी क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। अब जो चीज ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चली गई, आपने बोला सर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है या बराबर है, फिर तो वो करंट, लाइक ऑपरेटिंग साइकिल 90 महीने का है, पेमेंट भी 90 महीने में हो रही है, तो ये करंट असेट है या करंट लायबिलिटी है। लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल से जो चीज बाहर चली गई तो देखना है क्या वो 12 से भी बाहर चला गया। अगर वो 12 से भी बाहर चला गया,
ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया और 12 से भी बाहर चला गया, दोनों बातें होनी चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा होना चाहिए और 12 से भी ज्यादा होना चाहिए। उस सिचुएशन में वो क्या बन जाता है क्लास आपके लिए? नॉन करेंट। लाइक ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, पेमेंट है 12, 10 से बाहर चला गया पर क्या 12 से बाहर गया? नहीं, तो ये करंट ही रहेगा। 10 से बाहर चला गया पर ये 12 से भी बाहर जाना चाहिए, तो ये करंट रहेगा। ये 10 है, ये 15, 10 से बाहर चला गया, ये 10 से बाहर चला गया पर लेकिन ये 15 से बाहर नहीं गया। समझ रहे हो बात को? ये 10 से तो बाहर चला गया, लेकिन सॉरी 10 से बाहर चला गया लेकिन 12 से बाहर नहीं गया, तो ये क्या है क्लास? 12 से बाहर चला गया, सॉरी, नॉन करंट। मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। कोई भी अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चली गई चीज, तो अगर वो 12 से भी बाहर चली गई तो वो नॉन करंट है, अदरवाइज वो करंट है। ठीक है, जैसे 10 से बाहर गया, ठीक है, 12 से भी बाहर चला गया, हाँ, तो ये नॉन करंट है। 18 से बाहर चला गया, हाँ, 12 से भी बाहर चला गया, हाँ, तो ये क्या हो गया क्लास? आपका नॉन करंट। ओके, आई होप आप बात समझ गए होंगे करंट और नॉन करंट के लिए। तो मैं तुम्हें दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं और तुम मुझे उसका आंसर दोगे। अगर आपका आंसर सही हुआ तो इसका मतलब आप सीख गए। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल और पेमेंट पीरियड। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने का और यह है 14 महीने का। दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल 25 महीने का और यह है क्लास आपका 24 महीने का। तीसरा और देख लो बस, ऑपरेटिंग साइकिल 30 महीने का, यह है आपका 31 महीने का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप मुझे बताना ये लाइबिलिटी है तो कौन सा करंट लाइबिलिटी है, कौन सा नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करो, कमेंट में फटाफट सारे बच्चे लिखो, जल्दी से लिखो, अभी वीडियो पॉज करके लिखो। ठीक है, आपने क्या लिखा चेक करो। 15 से बाहर चला गया, नहीं बाहर नहीं गया, तो ये हमेशा करंट लायबिलिटी रहेगा। 25 से बाहर चला गया, नहीं 25 के अंदर है, अभी भी करंट लायबिलिटी रहेगा। तो मतलब जो भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है वो करंट है। 30 से बाहर चला गया, क्या 12 से बाहर चला गया? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा क्लास? आपका नॉन करंट। अगर लिखूं क्लास यहाँ पे 10 और 11, 10 से बाहर चला गया बिल्कुल, पर क्या ये 12 से बाहर गया? नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? करंट लायबिलिटी। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्लास करंट नॉन करंट को पहचानना है। हेडिंग सब हेडिंग आप सबको ध्यान रखना है क्लास, ये सारी हेडिंग सब हेडिंग क्लास आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। मैंने ग्रुप में भी भेजा हुआ था एक बार क्लास, मेरे जो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन है उस नोट्स में भी हेडिंग सब हेडिंग ऑलरेडी मैंने दे रखा है आपको। तो ये सारी हेडिंग सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इनके नाम तुम्हें पता होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर ध्यान रखना, सब हेड क्या है? कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस किया जाता है, ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस किया जाता है, और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल यानी कि वही शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मेन हेड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर फॉरफिट अकाउंट जो है वो प्लस करते हैं क्लास, प्लस करते हैं किसमें? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। होता है ना ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा ले सकते हैं। इशूड शेयर कैपिटल आपने इस साल कितना इशू किया है। सब्सक्राइब मतलब कितने की एप्लीकेशन आई है। तो ये क्या करते हैं क्लास? हम ऐड कर देते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में, यानी शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड। कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड, दोनों ही अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। सब हेड और मेन हेड क्या है क्लास? करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड मतलब डिविडेंड तो हमने दे दिया है लेकिन किसी को अभी तक मिला नहीं है, वो किसी ने दावा नहीं किया कि हाँ ये मेरा है। डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स का जो डिबेंचर हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, डिबेंचर हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो पहला वाला बताया था ना वही। किसी भी टाइप का रिजर्व हो, नाम के आगे रिजर्व लगा हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे रिजर्व हो, उसका जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। और अगर वो लॉस है तो नेगेटिव फिगर में आएगा, बट आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही। और रिजर्व एंड सरप्लस का मेन हेड क्या है क्लास? शेयर होल्डर फंड। तो ये सब हेड है, ये मेन हेड है। सब हेड मतलब हेडिंग के जो मेन हेड के नीचे रहता है। P&L स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस पता है ना सबको? लॉस होता है, लॉस का मेन हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा बाय वे ऑफ डिडक्शन। और क्लास मेन हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। बिफोर एग्जाम भी मैं तुम्हें एक बार रिवीजन करा के भेजूंगा, डोंट वरी, बट कोशिश करो कि अभी ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। पब्लिक डिपॉजिट मैंने कहा था ना आपसे क्लास, नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। डेटर या बिल्स रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने इतने ही बस आपको पॉइंट लिखवाए जो इंपॉर्टेंट है। डेटर और बिल पेबल दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है, मेन हेड है करंट एसेट। क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों ही ट्रेड पेबल के अंदर आता है, मेन हेड है करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रपोज डिविडेंड तो आता ही नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट से बाहर चला गया, वो पहले आता था अब नहीं आता। अब सिर्फ रह गया है एक ही चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटी, और ऑब्वियस है क्लास वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, शॉर्ट टर्म लोन हो, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग से मेन हेड है करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बहुत ज्यादा कॉमन चीज है ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेन हेड है करंट एसेट और सब हेड है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। देखो प्रोविजन जो है इसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मत लिखना, क्योंकि हमेशा डेटर से माइनस करके ही दिखाया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट्स को। तो डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल या डिडक्शन फ्रॉम डेटर लिखोगे तो भी चलेगा। और जो मेन हेड है वो है क्लास आपका करंट एसेट। वैसे भी आप लिखना तो है नहीं, ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन आपको ऐसे ही दे रखा होगा। डेटर और ट्रेड रिसीवेबल दोनों का ऑप्शन नहीं दिया होगा, एक ही दिया होगा आपको।
नेक्स्ट है क्लास लूज टूल्स। तो लूज टूल जो है सब हेड क्या है क्लास, इन्वेंट्री, और मेन हेड है करंट असेट। लूज टूल, स्पेयर पार्ट, सब हेड है इन्वेंट्री, मेन हेड है करंट असेट। और आप इसे करंट असेट नहीं मानोगे बस एक ही बार, कब नहीं मानोगे करंट असेट, जब आप करंट रेशियो निकाल रहे होगे तब। लास्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस का मेन हेड है करंट असेट, सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये चार ऑप्शन जो होंगे ना, तो आपको देख के समझ आ जाएगा कौन सा सही है। नहीं तो ये तो पक्का समझ जाओगे यार कौन सा गलत है, तो जो गलत है उसे एलिमिनेट कर दो, जो बचा वो सही। गुडविल है, पेटेंट है, माइनिंग राइट है क्लास, ये सब चीज जो है वो है आपका फिक्स्ड इनटेंजिबल असेट, या इसे क्लास प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के हेड में डाल सकते हो। मेन हेड क्या है आपका, नॉन करंट असेट। तो ये जितनी भी हेडिंग सब हेडिंग बताई है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सबको जरूर अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, बाकी इस चैप्टर में जो आपको याद करना है क्या, लिमिटेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमियां क्या होती है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना, हम पुरानी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि शेयर होल्डर क्या चाहता है कि मैं आगे कितना कमाऊंगा, लेकिन हमेशा क्या बताते हैं कि हमने पिछला इतना कमाया है, पहले हमने ये किया, पहले हमने ये किया। ये कहता है भाई पहले छोड़ो, मेरा पैसा आगे कितना डबल होगा ये बताओ, ट्रिपल होगा, कितना बढ़ेगा। ये कहता है नहीं पहले इतना बढ़ा है, पहले इतना बढ़ा है, क्योंकि ये आगे का तो बता नहीं सकते, मार्केट जो है अनसर्टेन है। आपने देखा भी, वो टीवी में ऐड भी आता है तो कहता है कि ये मार्केट रिस्क पे आधारित है, ठीक है, अपने जो रिस्क पे आप इन्वेस्ट करो। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताता है। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट, बहुत सारे एस्टिमेशन लगाने होते हैं, जैसे कि आपको जो है मान लो आपने देखा होगा कि 11th क्लास के डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, असेट की कॉस्ट माइनस साल्वेज अपॉन साल्वेज स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। किसी भी असेट की जो लाइफ है वो कितनी होगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी। इस बारे में हमें जो अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, वो कई बार गलत भी हो जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टिमेशन की वजह से कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बन जाते हैं। नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, भाई एसएलएम मेथड लगाना है या डब्ल्यूडीवी, लीफो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड होते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लीफो और फीफो, ठीक है, हालांकि हट गया इसमें से एक, बट कौन सा मेथड लगाएं, मान लो 2 मेथड है, तो कौन सा मेथड लगाएं। एक मैनेजर कहता है ये लगाना है, दूसरा मैनेजर कहता है ये लगाना है, तो कई बार मैनेजर्स के बीच लड़ाई हो जाती है, अनबन हो जाता है, और जिसकी वजह से क्लास अनबन की वजह से बायस्ड हो जाते हैं 2 मैनेजर्स। आपको पता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वैल्यू पैसों में ली जाती है, लाइक जिसकी कीमत है उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन तुम्हारे मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन, तुम्हारे सरकार के साथ अच्छे रिलेशन, कस्टमर के साथ, पब्लिक के साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशन, तुम्हारे मैनेजमेंट ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, पंक्चुअल हैं, मेहनत से काम करते हैं, फुल डेडिकेशन से काम करते हैं, उनको तुम बुक्स में नहीं दिखा सकते। एसेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, लेकिन बैलेंस शीट में हम एसेट को दिखा नहीं सकते, तो ये लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हम लोग असेट की हिस्टोरिकल वैल्यू दिखाते हैं। अगर मैंने सन 2000 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, तो आज 2022 में भी वो 10 लाख की ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, 10 लाख की ही दिखाई जाएगी। भले ही मार्केट में उसकी कीमत 2 करोड़ है, लेकिन बुक्स में हम कॉस्ट पे दिखाते हैं। विंडो ड्रेसिंग, जैसे दिवाली पे सजाते हैं घर, वैसे ही क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी सजाते हैं। सजाते कैसे हैं, मतलब अगर कोई नेगेटिव चीज हुई है, मान लो कुछ गलत हुआ है इस ईयर के अंदर, जिससे शेयर होल्डर के सामने एक गलत इमेज आएगी, उस चीज को छुपा देते हैं ये क्लास, ये लोग नहीं दिखाते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं क्लास, आपको पता है, मदद करने के लिए, जिसकी वजह से चीजें नहीं शो हो पाती। ओके, नेक्स्ट है टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबसे पहली बात, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा दिया आपने, एनालिसिस क्या है बेटा। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मान लो टाटा है, ठीक है, या ऊबर है, या मान लो रिलायंस है, ठीक है, या आईटीसी या एचयूएल, तो अब मैं इनमें से इन सबकी बैलेंस शीट को पढ़ूंगा, इन सबके प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ूंगा, इनकी रेशियोज को देखूंगा, एनालाइज करूंगा। जैसे आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है ना कि यार एनालाइज करो किसी कंपनी का डेटा लेके उसकी रेशियो वगैरह बनाओ, बट आप नेट से निकाल लेते हो, यहाँ वहाँ सर्च करके टेलीग्राम वगैरह से या यूट्यूब दोस्तों से लेने के बाद आप कर लेते हो। ओके, तो उसी तरीके से किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना, स्टडी करना, अच्छा है बुरा है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उस एनालिसिस को कहते हैं क्लास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके लिए हमारा टूल जो है वो 3 टूल है। सबसे पहला कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है जो कंपैरिजन करता है क्लास अपनी इस साल की परफॉर्मेंस को अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस से, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कई बार हम किसी दूसरी कंपनी से भी कंपेयर करते हैं, या फिर हमारे पास टोटल असेट कितनी है, करंट असेट कितनी है, वो सारी चीज हम परसेंटेज में देखते हैं। रेशियोज क्लास आपने देखा ही कितनी सारी रेशियोज है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है रेशियो, स्टॉक को बताता है रेशियो, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को आरओआई बताता है। तो रेशियोज से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, जो टर्म 2 में आप पढ़ोगे एएस 3 के अकॉर्डिंग बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों जो है वो क्या है क्लास, टूल्स है। तो ऑप्शन आ सकता है कौन सा टूल नहीं है, तो कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज ऑल आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ पार्टीज इंटरेस्टेड रहती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए। वो कौन कौन रहता है क्लास? इंटरनल के अंदर 3 लोग हैं क्लास, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। ओनर क्यों जानना चाहता है? ऑब्वियसली उसने पैसा लगाया तो उसका कितना पैसा बढ़ रहा है, डूब रहा है, वो जानना चाहता है, वो रिस्क बियर करता है। मैनेजमेंट, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं, उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं। कंपनी में जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, वो कौन लेता है क्लास? मैनेजर्स। तो कंपनी के जो मैनेजर्स है वो जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में। कैसे जानेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी कि प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अगला एम्प्लॉइज, अच्छे बड़े एम्प्लॉय जब किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के बारे में जानना जरूर चाहते हैं। बोनस टाइम पे देता है कि नहीं, जो लेजिटिमाइड शेयर है उनका वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सैलरी वगैरह टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी इंसेंटिव्स है, जो आगे जो भी रिटायरमेंट के बाद मिलता है वो सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो जानना चाहते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको पता चलेगा। बाहर के लोग कौन कौन होते हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंटरेस्टेड रहते हैं क्लास? ये सारे लोग। पब्लिक में तो आप लोग आ गए, जब आप लोग क्लास प्रोजेक्ट फाइल बना रहे होते हो तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढूंढते हो आप। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट आपने टीवी में देखा होगा, जैसे जी बिजनेस चैनल है, सीएनबीसी है, बिजनेस चैनल जितने भी होते हैं उसमें एक बंदा बैठा होता है, एक लेडीज एंड जेंटलमैन जो भी कह लो बैठे रहते हैं, वो बताते रहते हैं इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है, इस कंपनी में पैसा नहीं है, इस कंपनी का ऐसा हो सकता है, मार्केट ऐसा जा सकता है, डाउन हो सकता है। यार वो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट कंपनी के बारे में बिना स्टडी करे थोड़ी बताते हैं, स्टडी किया उसके बारे में तभी तो बता रहे हैं। इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है कंपनी में वो जानना चाहता है, या पोटेंशियल इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया नहीं है लेकिन वो सोच रहा है कि मैं लगाऊंगा, तो वो भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है। जो हमें उधार देगा, हमारे क्रेडिटर्स, वो हमारे बारे में बिना जाने उधार नहीं देगा। बैंक भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि वो हमें लोन देंगे। रिसर्चर, कुछ लोग ऐसे ही किसी के ऊपर भी रिसर्च करने लग जाते हैं या फिर वो काम ही रिसर्च करना है तो वो भी कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। सरकार को जब टैक्स लगाना होता है तो कंपनी हमारे बारे में स्टडी करेगी, हमारा प्रॉफिट निकाल के हम पे क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर है। अब ये हमारा लास्ट पोर्शन है, ध्यान से और अच्छे से समझना, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? जब बाहर के लोग हमारे कंपनी के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, जिनके पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस। वो गलती कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, लाइक अगर क्लास मैं फेल हुआ तो बाहर के लोग मेरे बारे में स्टडी कर रहे हैं कि क्यों फेल हुई कंपनी, इस कंपनी में क्या कमियां थी, तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। या मैं अच्छा किया तो क्यों किया, कैसे किया, क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखे। लेकिन अगर मैं खुद अपने बारे में स्टडी कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं क्लास इंटरनल एनालिसिस, कि मैं क्यों फेल हुआ या मैं क्यों सक्सेस हुआ, इसके बारे में खुद ही स्टडी कर रहा हूं, क्या कमियां रह गई, क्या अच्छे पॉइंट्स थे, दैट इज इंटरनल एनालिसिस। इंट्रा फर्म, जब एक्स लिमिटेड अपनी ही कंपनी से कंपेयर करेगी, जैसे खुद का 2019 का परफॉर्मेंस को खुद के 2021 के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा है कि यार इस साल इतना है, अच्छा पिछले साल तो इतना था, तो मैं अगर खुद से कंपेयर कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से कंपेयर कर रही है तो उसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, खुद से इंट्रा, दूसरे से कंपेयर करना, एक्स कर रही है वाई से कि वाई का सेल इतना था 2019 में, हमारा सेल इतना है, तो वो इंट्रा है, इंटर है। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, इससे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप शॉर्ट में याद करना क्लास एचडी। जैसे आप एचडी मूवी देखते हो ना क्लास, हॉरिजॉन्टल जो है वो डायनामिक है, मैं डिटेल में क्लास पढ़ते हैं इसको क्या है। हॉरिजॉन्टल यानी कि डायनामिक एनालिसिस, ध्यान सुनना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब डायनामिक एनालिसिस। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल में डायनामिक है, डायनामिक मतलब कई सारे ईयर्स के स्टेटमेंट्स को हम लोग लेते हैं इसके अंदर, इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं क्लास कई सारे ईयर्स का, किसी एक ईयर को बेस लेके। 2016 का परफॉर्मेंस आपका अच्छा था, उसे बेस ले लो, उसे कंपेयर करो, दिस इज कॉल्ड क्लास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जैसे बीजेपी 2014 में जो जीती थी, बहुत पूर्ण बहुमत से जीती थी, बहुत ज्यादा वोट थे उसके, तो उसे कंपेयर करेगी 2021 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, या 24 में क्या होगा, अपने अपने कंपेयर कर रही है अपने किसी एक चीज को बेस लेके। दिस इज कॉल्ड क्लास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इट इज यूज्ड फॉर ट्रेंड एनालिसिस। पहली बात, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है? डायनामिक है। ट्रेंड एनालिसिस है, इसमें कई साल के डेटा को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, कई साल के डेटा हम लोग कंसिडर करते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा रहता है। एग्जांपल क्या है क्लास? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है इसके एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल के। कंपैरेटिव में हम इस साल के फिगर को पिछले साल के फिगर से, या पिछले साल को इस साल के फिगर से कंपेयर करते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्लियर है क्लास यहां तक? और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये कई साल के फिगर लेता है, इसे टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? टाइम सीरीज एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, टाइम सीरीज, ट्रेंड एनालिसिस के लिए अच्छा है, और इसमें कई साल के फिगर को लेके कंपेयर करते हैं। तो ये पूरा निचोड़ है हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस का, तो ऑप्शन में आ सकता है, तो ध्यान रखना, या असर्शन रीजन में। वर्टिकल यानी स्टैटिक, आप इसमें फिगर एक ही लेते हो। जैसे मान लो सेल अगर आप ले रहे हो 2019 की,
और जीपी रेशियो निकाल रहे हो तो जीपी भी 2019 का ही तो लोगे ना, स्टैटिक है, आप सेल किसी और का प्रॉफिट किसी और का कैसे ले सकते हो। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर ओनली। ध्यान रखना है सिर्फ एक ही साल का लेते हैं तभी ये स्टैटिक है, और वो कई साल का लेते हैं तभी वो डायनामिक है। इट इज क्रॉस सेक्शनल, वो टाइम सीरीज एनालिसिस था, ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस है। ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, वर्टिकल। रेशियो एनालिसिस जो है इसके प्रॉपर तरीके से एग्जांपल है, जब आप रेशियो लेते हो क्लास तो आप क्या करते हो, किसी एक ईयर का फिगर लेते हो, करंट रेशियो ले रहे हो तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट जिस साल का करंट लायबिलिटी भी उसी साल को लोगे। ये स्टैटिक है, ये क्लास आपका वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, डायनामिक है, इसमें ट्रेंड एनालिसिस होता है, कई साल का लेते हैं। और कंपैरेटिव इसका एग्जांपल है टाइम सीरीज एनालिसिस। और इसका जो एग्जांपल है क्लास वो क्या है, इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर ईयर, अकाउंटिंग ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। तो यानी ध्यान रखना कि जो रेशियोज हैं, जितने भी रेशियोज वो स्टैटिक है, यानी हम सेम ईयर का ही सब चीज लेंगे उसके अंदर। जैसे मान लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है क्लास, सेल्स अपॉन सीओजीस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो सीओजीस भी सेम ईयर का लोगे और एवरेज इन्वेंट्री भी सेम ईयर का। तो ये हमारा लास्ट पोर्शन था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या स्टैटिक्स। हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल एचडी हॉरिजॉन्टल एंड डायनामिक, और जो दूसरा एचडी हॉरिजॉन्टल डायनामिक, वर्टिकल जो है वो स्टैटिक है, वो टाइम सीरीज, ये क्रॉस सेक्शनल, वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए, ये 1 ईयर के लिए होता है। उसका एग्जांपल कंपैरेटिव, इसका एग्जांपल रेशियो। तो इससे अच्छे से याद नहीं हो सकता, मैंने पूरी तरीके से आपको अच्छे से करा दिया। आई होप आप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करके क्लास शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों में अगर आपको सीखने को मिला। बस हमारा एक ही चैप्टर रहेगा रिवीजन के लिए, प्रॉमिस किया था क्लास 11 तारीख से शुरू है और प्रॉमिस किया था कि 25 तारीख तक तुम्हें सारा कराऊंगा, और प्रॉमिस निभा रहा हूँ क्लास। अगले 3 दिन के अंदर रेशियो भी खत्म हो जाएगा, आपका पूरा रिवीजन फिनिश। अब आप खुद से पूछो कि आपने खुद को जो प्रॉमिस किया था कि डेली पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे से रिवीजन अच्छे से करूंगा, क्या खुद ने अपना प्रॉमिस निभाया? अपने आप से पूछो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बेसिकली जो हेड और सब हेड आज मैंने लिखवाया, उसके प्लीज क्विक नोट्स बना के रख लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आपको इस पूरी वीडियो को देखना ना पड़े और आप क्विकली रिवीजन करके क्लास उस नोटबुक से अच्छे से जा सकते हो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।